आप लोगों को मैं 70 से ज़्यादा क्राइम की कहानियाँ सुना चुका हूँ। उसमें कुछ पुनर्जन्म की भी कहानी आप लोग को सुनाया हूँ, लेकिन आज जो मैं कहानी आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये पुनर्जन्म की कहानी सबसे अलग है। और इस कहानी को खुद साइंटिस्ट लोग भी माने हैं कि हाँ, ये पुनर्जन्म की कहानी है। और जब इस कहानी को मैं खोज रहा था और इसको सर्च कर रहा था और इस कहानी में डूब रहा था, तो खुद मेरे को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था कि अब आगे क्या और कैसे ऐसे हो गया। और यहीं तक नहीं, अमेरिका के वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे साइंटिस्ट लोग जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट होते हैं, जो पता लगाते हैं, जो उसका फैक्ट बताते हैं, वो लोग भी इंडिया आकर इस केस पे, इस कहानी पे रिसर्च करते हैं। अब बाकायदा इसको प्रूव करते हैं और ठप्पा लगाते हैं कि ये सही में पुनर्जन्म की कहानी है। तो चलिए पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है इटावा, और इटावा से ही थोड़ा सा दूर पे एक छोटा सा गांव लगता था, वहीं की ये कहानी है। लगभग ये 1962 में उसी गांव में एक परिवार रहा करता था, और उस परिवार में कुल 2 आदमी थे, एक पत्नी और एक पति। बहुत खुश थे और एक साथ में ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं। तभी उनके घर पे एक लड़की का जन्म होता है, और लड़की जन्म होने के बाद वो लोग बहुत खुश रहते हैं। और फिर बाद में उस लड़की का नाम सुमित्रा रखा जाता है। और उसके पिता गांव में कुछ ज़्यादा काम काज नहीं रहता है, नौकरी नहीं रहता है, तो दिल्ली कमाने चले जाते हैं। और ये जो परिवार रहता है, बेहद ही गरीब परिवार रहता है। और उस टाइम के ज़माने में आप लोग को भी मालूम होगा, ज़्यादा सुविधा नहीं थी गांव में, बिजली का या पानी का, जैसे भी तैसे सब चीज़ चल रहा होता है। कुछ साल गुजरे रहते हैं, तभी सुमित्रा की माँ भी इस दुनिया से गुजर जाती हैं। पिता पहले से ही दिल्ली में काम काज के सिलसिले में बाहर रहते थे, अब उसकी माँ भी गुजर जाती है। अब वो बेचारी अकेली हो जाती है। उस टाइम दूर का कोई रिश्तेदार, उसके ताऊ लगेंगे, वो आते हैं और सुमित्रा को अपने घर लेके चले जाते हैं और उसका पालन पोषण करने लगते हैं। और मात्र 13 या 14 साल में ही सुमित्रा का शादी एक अच्छे घर में कर दिया जाता है, जो अकेला अपने माँ बाप का एक लड़का रहता है, और सुमित्रा से उससे शादी हो जाती है। सुमित्रा बहुत खुश रहती है, क्योंकि उसने अपने ज़िंदगी में हमेशा अकेलापन और कोई भी उसका अपना नहीं था जो उसके साथ में रहता। शादी होने के बाद सुमित्रा बहुत खुश रहती है, लेकिन कुछ महीने के बाद पति भी घर छोड़ के बाहर चला जाता है कमाने के लिए, क्योंकि कमाएगा नहीं तो भाई खाएंगे कैसे। अब सुमित्रा फिर से बेचारी अकेली हो जाती है। लगभग 1984 दिसंबर की बात है, जब सुमित्रा एक बेटे को जन्म देती है। और जब बेटे को जन्म देती है, सुमित्रा बहुत खुश रहती है। उसको अब लगता है कि मेरी ज़िंदगी में कोई है जिसके लिए मैं जीऊँगी और जिसके साथ मैं हमेशा रहूँगी, और जो मेरे को कभी छोड़ के कहीं भी कमाने के लिए या मेरे से दूर नहीं जाएगा। क्योंकि सास ससुर भी घर में रहते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा सुमित्रा बात नहीं करती थी, खाना बनाती थी, घर का पूरा काम भी करती थी। और पति भी 6 महीना 4 महीना पर घर कभी कभी आया करता था। लेकिन जब सुमित्रा का बेटा 1984 दिसंबर में पैदा होता है, तो तब सुमित्रा हमेशा खुश रहती थी। और खाना बनाने से लेकर घर का कुछ काम करने के बाद जब सुमित्रा का हाथ खाली रहते थे, तो बस अपने बेटे को अपने सीने से लगा कर रखती थी, और जहाँ भी जाती थी अपने बेटे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ती थी। लगभग 2 या 3 महीने और गुजर जाते हैं। अब सुमित्रा एक दिन अपने बेटे को लेकर कुएं पे पानी भरने गई रहती है, और बेटे को नीचे रख दी होती है, और जैसे ही घड़ा अपने सर पर रखती है और बेटे को गोद में उठाती है, तैसे एक चिल्लाने का आवाज़ आता है। और सब लोग जब घूम के देखते हैं, तो सुमित्रा वहीं पर खड़ी है। उसका एक हाथ ऊपर चला गया है और हाथ पीछे की तरफ मुड़ गया है, और बच्चे को तेज अपने पकड़ी हुई है, और खूब तेज तेज उसकी सांसें चल रही है, और पूरे आँख की पुतलियाँ वो घुमा रही है।
अब जितनी भी वहाँ पे लड़कियाँ या महिलाएं रहती हैं, सब कोई डर जाता है ये रूप सुमित्रा का देखकर। तब तक कुछ लोग और आ जाते हैं, वो लोग भी देखते हैं तो वो लोग भी डर जाते हैं। सुमित्रा को बुलाते हैं लेकिन सुमित्रा कुछ भी नहीं बोलती है, बस तेज तेज से सांस ले रही होती है। लगभग 5 मिनट तक सेम मूर्ति की जैसा स्टेचू की तरह सुमित्रा खड़ा रहती है। अब 5 मिनट बाद जब उसका होश आता है तो लड़का बहुत तेजी से चिल्ला रहा होता है, जिसको अपने बच्चे को गोद में ले रहती है, और घड़ा नीचे गिर गया रहता है। अब जल्दी से घड़ा को उठाती है, फिर पानी भरती है और देखती है कि सब लोग उसको देख रहे हैं, और बच्चे को चुप कराती है। अब सुमित्रा उन लोग से पूछती है क्या हुआ है, तुम लोग मेरे को ऐसा क्यों देख रहे हो। वो लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग पहले से ही डर गए होते हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में भूत प्रेत टोना भूत ज़्यादा लोग मानते थे। तो ये लोग सोचते हैं कि कोई चीज़ उसको सुमित्रा को पकड़ लिया है। अब सुमित्रा घर जाती है। घर जाने के बाद सुमित्रा की सास को ये सब चीज़ बताया जाता है। वो ज़्यादा इस बात को सीरियस नहीं लेती है। लगभग 5 या 6 दिन बीता रहता है। किचन में वो रहती है, खाना बना रही होती है सुमित्रा। फिर चीखने की आवाज़ आती है, और जब उसकी सास दौड़ के जाकर देखती है तो सेम हालत फिर से हुई रहती है। सुमित्रा का दोनों हाथ ऊपर है और हाथ पीछे घुमा हुआ है, और आंखें बहुत तेज से घुमा रही है, और सांस खूब तेज तेज ले रही है। अब सुमित्रा की सास भी देख रही है, और उसके ससुर भी तब तक चीखने चिल्लाने पे आ जाते हैं। कुछ पड़ोसी भी आ जाते हैं। वो लोग ऐसे देखते हैं। लगभग 10 मिनट तक सुमित्रा ऐसी हालत में रहती है। वो लोग धीरे धीरे सुमित्रा का नाम भी लेते हैं, लेकिन 10 मिनट बाद जब सुमित्रा होश में आती है तो सब चीज़ भूल गई रहती है। अब उसकी सास डर जाती है और अपने बेटे को घर पे बुला लेती है और बोलती है अपनी पत्नी को, देखो इसको क्या हो गया है। फिर उसके बाद वैद्य जी को बुलाया जाता है, क्योंकि उस टाइम ज़्यादा गांव में हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं रहते थे। पहले के ज़माने में वैद्य ही रहा करते थे। अब वैद्य जी आते हैं, वैद्य जी चेकअप करते हैं, बोलते हैं सुमित्रा तो हट्टी कट्टी है, इसको कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ऐसा कुछ हुआ होगा या कुछ दौड़ा पड़ा होगा। अब इसके बाद उसका पति उसकी देखभाल करने लगता है। अब हर एक हफ्ता पे 15 दिन पे कुछ दिनों पे ये घटना घटते रहती है, लेकिन सुमित्रा जब भी इस हालत में आती थी किसी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। ऐसे कर कर के 2-3 महीना और गुजर गया। अब उसका बेटा भी 5-6 महीने का हो गया रहता है। अब सुमित्रा को ये सब बात उसका पति बताता है कि तुमको कभी कभी ऐसा होता है और तुमको ऐसा ऐसा होता है। सुमित्रा भी डरने लगी थी कि कभी किसी ऐसी हालत में मैं अपने बेटे को कुछ मत कर दूं। इसके लिए अपने बेटे से दूरी बनाने लगी थी। और एक दिन अचानक 1985 16 जुलाई को दिन का वक्त रहता है 12 बजे, और सुमित्रा अपने बेटे को सुला के आके थोड़ा दिन में बैठी ही रहती है। तभी अचानक फिर से सुमित्रा उस हालत में आ जाती है, और उस दिन अपनी आंखें नहीं नचाती है, बस उसकी सांसें तेज हो गई रहती है। और सुमित्रा पहली बार उस हालत में कुछ बोलती है। वो उसी हालत में बोलती है कि आज से 3 दिन बाद मैं मर जाऊंगी और इस दुनिया को छोड़ के चली जाऊंगी। अब उसका पति और आस पड़ोस के लोग भी वहीं पर खड़े रहते हैं, और उसका सास ससुर वो लोग शौक हो जाते हैं कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि ये दौड़ा कई महीनों से पड़ रहा होता है। तब आस पड़ोस के लोग भी डरना बंद कर दिए रहते हैं। फिर भी गांव के जो महिलाएं होती थी वो बच्चों को अपनी डराती थी, ज़्यादा तुम लोग बदमाशी करोगे तो सुमित्रा के पास छोड़ देंगे। लेकिन किसी को सुमित्रा नुकसान नहीं पहुंचाती थी। फिर भी गांव की बातें तो आप लोग को भी मालूम है, गांव के लोग क्या क्या बात करते हैं। अब सुमित्रा ये बात बोलती है कि मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगी, दुनिया छोड़ के चली जाऊंगी। और जब होश में आती है तब उसका पति बोलता है कि तुमने आज पहली बार कुछ बोला है। तब सुमित्रा पूछती है क्या बोली। तब वो बोलता है कि तुम बोल रही थी कि 3 दिन बाद तुम मर जाओगी, दुनिया छोड़ के चली जाओगी। तब सुमित्रा बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं मरूंगी। फिर घर वाले समझाते हैं और बोलते हैं कि तुमने ऐसा बोला है। अब सुमित्रा डरने लगती है और बोलती है कि 3 दिन मैं ऐसा कुछ काम ही नहीं करूंगी जिससे मेरी मौत होगी। ना मैं कुएं के पास जाऊंगी पानी लाने कि मैं कुएं में गिर जाऊंगी, ना मैं खाना बनाऊंगी कि चलो आग पकड़ लेगा, ना मैं रोड में जाऊंगी कि किसी से साथ में टक्कर, किसी के साथ में झगड़ा हो जाएगा। मैं घर में ही पड़ी रहूंगी और देखती हूँ 3 दिन में मेरा कैसे मौत हो जाता है। अब 1985 16 जुलाई को ये बात भविष्यवाणी सुमित्रा ने की रहती है, लेकिन 16 से 17 हो जाता है, 18 हो जाता है, 19 जुलाई आ जाता है। अब सुमित्रा कुछ भी काम नहीं करती थी, घर में रहती थी, खाना खाती थी,
अब 19 जब जुलाई आ जाता है तो सुमित्रा बोलती है कि अब कुछ घंटों का और बात है, 12 बजेगा रात, उसके बाद तो ये ख़त्म ही हो जाएगा 3 दिन का जो भी हुआ है। और आस पड़ोस के लोग भी जान गए रहते हैं, तो सब कोई देखने के लिए सुमित्रा के घर भी आया करते थे। अब सब लोगों को भविष्यवाणी के बारे में मालूम चल गया रहता है, लेकिन शाम के टाइम ही सुमित्रा घर में बैठी रहती है, तभी उसकी अचानक एक सहेली जो गांव की रहती है वो घर के बाहर आके और सुमित्रा को बुलाती है। उसको भी मालूम रहता है ये 3 दिन की भविष्यवाणी और ये आखिरी दिन है। वो बोलती है और बताओ कैसी हो, तुम तो हट्टी कट्टी हो यार, तुमको ये क्या हो जा रहा है। वो बोलती है मेरे को भी मालूम नहीं ये सब, मेरे को कैसे क्या हो रहा है कुछ याद नहीं है, और आज तीसरा दिन है और सब कोई बोल रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा बात बोला है। उसकी सहेली भी बोलती है हाँ ये सही बात है कि तुमने ऐसा बात बोला है। अब सुमित्रा ये सब बात कर रही होती है, तभी अचानक उसकी बोलती बंद हो जाती है। इस बार हाथ भी ऊपर नहीं उठते हैं, सांसें भी तेज नहीं होती है और आँख की पुतलियाँ भी नहीं घूमती है। बस स्टैचू की तरह एक मूर्ति की जैसी खड़ी हो जाती है, कुछ भी नहीं बोलती है। उसकी सहेली बोलती है सुमित्रा क्या हुआ, क्यों नहीं बोल रही हो। पहले तो धीरे धीरे बोलती है, फिर वो 1-2 बार तेज तेज से बोलती है और बाद में चीखने और चिल्लाने लगती है। अब सुमित्रा के घर में जो लोग रहते हैं उन लोग को मालूम चल जाता है कि आज 3 दिन तीसरा दिन है, शायद कोई घटना घट गया होगा। लेकिन जैसे वो लोग बाहर निकलते हैं और देखते हैं तो सुमित्रा का ना हाथ ऊपर गया है, ना आँखें घूम रही है, ना उसकी सांसें तेज है। तो लोग तो पहले सोचते हैं ऐसा कुछ नॉर्मल बात है, लेकिन उसके पास जाते हैं तो कुछ नहीं बोलती है। कैसे भी उसको वहाँ पे चारपाई पे लिटाया जाता है और वैद्य जी को जल्दी जल्दी बुलाया जाता है। लेकिन जब वैद्य जी आते हैं और उसका हाथ चेक करते हैं, उसकी आँख की पुतलियाँ चेक करते हैं, तो बोलते हैं कि सुमित्रा की मौत हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से जा चुकी है। अब इतना सुनना था कि सब कोई रोने धोने लगता है और आस पड़ोस के लोग भी रोने लगते हैं कि सुमित्रा ने जो बात कही थी वो बात कैसे हो गई, उसको 3 दिन पहले कैसे ये बात मालूम थी कि मैं मर जाऊंगी। तो आगे की कहानी आप लोग को अगले सेकेंड पार्ट 2 में बताएंगे, क्योंकि अभी मेरा कुछ काम है। आप लोग को भी मालूम है कि मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, तो अभी मेरा काम आ गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो दूसरा वाला वीडियो, दूसरा पार्ट मैं बहुत जल्दी आप लोग के लिए बनाऊँगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर लीजिए। और ये पुनर्जन्म की कहानियाँ जो सुमित्रा की मौत पे जाके ख़त्म हो रही है, इसकी आगे की कहानी आप लोग को मैं सेकेंड पार्ट में ज़रूर बताऊंगा। तो अभी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं और आप लोग से अलविदा भी चाहता हूं। धन्यवाद।